अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। कि अब हमने क्या करना है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को डिस्क्राइब करना है। तो किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम उसके साथ एक यूनिट लगाते हैं। तो अब यूनिट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इस्तेमाल होता था। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम अगर यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लेंथ को मीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाएं तो कहीं पे लेंथ को फुट के अंदर मेजर किया जाता है, कहीं पे सेंटीमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। तो इस तरह पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट तरह के यूनिट्स जो हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए, सेम क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम यूज़ करते थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स वगैरह जो हैं इस्तेमाल होते थे। तो अब उसके लिए प्रॉब्लम था कि एक ही क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी बैठी जिसने बाद में यूनिट्स वगैरह बनाए। तो वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम इसके कुछ पुराने यूनिट्स वगैरह देखते हैं जिसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो अगर मैं ओल्ड सिस्टम के ऊपर जाऊं तो जो पहले हमारे पास सिस्टम मौजूद थे यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनमें एक था MKS सिस्टम। अब इसमें M जो है ये मीटर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जब भी आप लेंथ को मेजर करेंगे आपने हमेशा मीटर में करनी है इस सिस्टम के अंदर। K जो है ये किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा कि जब भी आप मैस को मेजर करेंगे तो किलोग्राम में करेंगे। इसी तरह S जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है कि टाइम जब भी मेजर किया जाएगा आप उसको सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं MKS और इसमें ये तीन क्वांटिटीज़ जो है इस्तेमाल होती हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इस तरह कुछ और भी सिस्टम थे यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें था CGS, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकंड। के लेंथ की मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में करेंगे, मैस की मेजरमेंट ग्राम के अंदर करेंगे और टाइम की मेजरमेंट सेकंड के अंदर करेंगे। और था एक FPS सिस्टम कहते हैं इसे, F फुट के लिए, P पाउंड के लिए और S सेकंड के लिए। अगेन लेंथ को जब भी मेजर किया जाएगा फुट के अंदर करेंगे, मैस की मेजरमेंट पाउंड्स के अंदर करेंगे और टाइम की मेजरमेंट सेकंड के अंदर करेंगे। तो ये सारे जो हैं ये पुराने सिस्टम्स हैं, ये अब इस्तेमाल नहीं होते। आजकल जो हमारा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है उसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं और ये 1960 से अप्लाई किया गया, जिसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो 1960 के अंदर ही एक इंटरनेशनल कमेटी जो है वो बैठी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ ने शिरकत की और उसके अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को फिक्स किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया कि हम इन क्वांटिटीज़ की जब भी मेजरमेंट करेंगे तो तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो एक ही यूनिट को इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो यूनिट्स उन्होंने सेट किए उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। अब उसमें जो यूनिट्स इस्तेमाल किए गए थे वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लेंथ को जब भी मेजर करेंगे ना हम उसको सेंटीमीटर में करेंगे ना ही हम उसको फुट में करेंगे, बल्कि लेंथ की मेजरमेंट जब भी की जाएगी उसको हम मीटर में करेंगे। इसी तरह मैस की जब भी मेजरमेंट की जाएगी तो आप उसको किलोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ना कि उसकी पाउंड्स के अंदर करेंगे या ग्राम्स के अंदर करेंगे। और टाइम का यूनिट जो है वो डिसाइड किया गया सेकंड, कि टाइम की मेजरमेंट जब भी की जाएगी सेकंड्स के अंदर की जाएगी। तो इस सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ये यूनिट्स जो हैं वो फिक्स किए गए, डिफाइन किए गए, जो कि अब मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो अगर हम इनके यूनिट्स के ऊपर जाएँ तो हम सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर तीन तरह के यूनिट्स की टाइप्स पढ़ते हैं। एक में को नाम देते हैं बेस यूनिट का, सेकंड को नाम देते हैं डिराइव यूनिट्स का और थर्ड को नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बेस यूनिट आएगा। तो हमारे पास क्योंकि जो बेस क्वांटिटीज़ थी वो 7 क्वांटिटीज़ थी, तो उन 7 बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 7 ही बेस यूनिट्स होंगे। तो अगर हम उन क्वांटिटीज़ को देखें पहले, तो ये बेस क्वांटिटीज़ आपके पास टोटल 7 है। ये उनके आगे यूनिट्स हैं और आगे उनके सिंबल हैं। कि अगर मैं क्वांटिटी को देखूं, अगर लेंथ को हम देखेंगे, लेंथ का हमेशा जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे मीटर और उसका जो सिंबल होगा उसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह मैस को हम जब भी मेजर करेंगे किलोग्राम्स के अंदर और उसका सिंबल जो है वो किलोग्राम होगा, kg होगा। और टाइम का यूनिट सेकेंड, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर और टेम्परेचर को जब भी हम मेजर करेंगे केल्विन्स के अंदर करेंगे। और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडला होता है जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को
जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो मोल, और उसको हम MOL से रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका सिंबल होगा। तो ये आपकी 7 बेस क्वांटिटीज़ हो गई, ये आगे उनके यूनिट्स हो गए और ये आगे उनके सिंबल्स होंगे जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जब ये यूनिट्स वगैरह डिफाइन किए जा रहे थे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर, तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी थी जो ना तो बेस क्वांटिटीज़ के अंदर जा रही थी, ना ही डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर जा रही थी। तो उसके लिए फिर हमें एक अलग से उसकी ब्रांच कह लें या उसकी एक टाइप बनानी पड़ेगी, जिसको हम फिर आगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जब जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेयर्स के ऊपर, तो उनमें अभी तक कुछ खास यूनिट्स थे SI के, जिनको अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि उसको हम बेस यूनिट्स में ऐड करें, क्लासीफाई करेंगे या ड्राइव यूनिट्स के अंदर। तो फिर उसीलिए उन यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं। अच्छा, वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी? तो वो क्वांटिटीज़ आपके पास थी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इस प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन होता है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी जो क्वांटिटी थी वो सॉलिड एंगल थी, उसका यूनिट स्टी रेडियन होता है। तो इसका जो सिंबल है वो SR है। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्वांटिटीज़ थी जिनको सिस्टम इंटरनेशनल में डिसाइड नहीं हो सका कि वो बेस क्वांटिटीज़ में जाएं या डिराइव क्वांटिटीज़ में जाएं, तो वो क्वांटिटीज़ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल थी, जबकि उनके जो यूनिट्स थे वो आपके रेडियन और स्टी रेडियन उनके यूनिट्स थे। तो आगे हम इनके यूनिट्स की डिफाइन करेंगे, जिसमें रेडियन आ जाएगा और स्टी रेडियन आ जाएगा। तो पहले हम रेडियन के डिफाइन करते हैं कि रेडियन क्या होता है। अब रेडियन जो है वो एक प्लेन एंगल है, मतलब कि प्लेन एंगल का यूनिट है। तो प्लेन जो चीज़ होती है वो 2 डायमेंशन होती है। तो ये MCQs के लिहाज से याद रखिएगा कि रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट है, तो उसे हम 2 डायमेंशनल एंगल कहेंगे। अब ये रेडियन जो है वो कब बनता है? अगर मैं इस रेडियन के डिफाइन पे जाऊं तो ये देखें, ये एक आपके पास एक आर्क है जिससे हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ये ब्लू लाइन जो है इसका सरकमफेरेंस रिप्रेजेंट करेगा और रेड लाइन जो है इसका रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसमें रेडियस को इस सरकमफेरेंस के ऊपर कर्व की शेप में ले लूँ तो, और अगर इसको मैं यहाँ पे रेडियस के साथ मैच कर दूँ, तो तीनों लाइन जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। और अगर मैं इस तरह एक्सटेंड करता जाऊँ तो ये 2 रेडियन एंगल हो जाएगा, और एक्सटेंड करूँगा तो 3 रेडियन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सेमी सर्कल बना दूंगा तो ये पाई रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम कंप्लीट पूरा सर्कल ले लेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल जो है वो फिर वो 2 पाई रेडियन जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसी को आगे हम इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम ऐसे बनेगी। तो देखें, ये वही आपके पास आर्क है जिसको हमने सरकमफेरेंस के ऊपर ड्रा किया। इस सरकमफेरेंस की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ तीनों आपस में बराबर होती हैं। तब जो यहाँ पर एंगल बनता है 2 रेडियाई के दरमियान वो 1 रेडियन होता है। और 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है? तो ये MCQs के लिए याद रखिएगा कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अब हम इसके डिफाइन देखेंगे, तो मैं डिफाइन पहले वैसे पढ़ देता हूँ कि रेडियन जो है वो एक प्लेन एंगल होता है जो कहाँ पर है? 2 रेडियाई के दरमियान है। और वो 2 रेडियाई के दरमियान क्या कर रहा है? कट ऑफ कर रहा है। किस चीज़ को कट ऑफ करता है? सरकमफेरेंस को। किसकी मदद से? एक आर्क की मदद से। और उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होनी चाहिए। तो देखें इसकी डिफाइन कि रेडियन जो है वो क्या है? एक प्लेन एंगल है जो कहाँ पर होता है? बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल के दरमियान होता है। कैसे बनता है? कट ऑफ द सरकमफेरेंस बाय एन आर्क। जो क्या करते हैं? 2 रेडियाई कट ऑफ करते हैं इस सरकमफेरेंस को। ये जो ब्लू लाइन है ये सरकमफेरेंस कहलाती है। तो ये जो 2 रेडियाई हैं ये कट ऑफ कर रहे हैं सरकमफेरेंस को एक आर्क की मदद से। ये रेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और ये आर्क की लेंथ कितनी है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? आपके पास 1 रेडियन होगा। तो रेडियन जो है ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल एंगल है, या इसे हम फ्लैट एंगल भी कह सकते हैं। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये 2 डायमेंशनल होता है, प्लेन एंगल होता है ये। अगर इसके फार्मूले के ऊपर जाएं तो ये इसका फार्मूला होता है रेडियंस का कैलकुलेट करने का कि आप आर्क लेंथ को डिवाइड करेंगे रेडियस से। आप जितनी आर्क लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना जो एंगल है रेडियंस के अंदर बढ़ता जाएगा। अगर मैं एक सेमी सर्कल लेता हूँ तो उस सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस बनेगा या आर्क लेंथ बनेगी वो पाई आर के बराबर बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ, अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो फिर जो आपकी आर्क लेंथ बनेगी वो बराबर होगी पाई आर के। और ये डिवाइड किससे होगा? रेडियस से। तो ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा पाई रेडियंस के।
इतना एंगल बनेगा सेमी सर्कल के लिए। लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट सर्कल लेंगे तो कंप्लीट सर्कल के अंदर, क्योंकि हमने इसका पूरा सरकमफेरेंस लेना होता है, तो जब आप इसका पूरा सरकमफेरेंस लेंगे तो फिर आपकी आर्क लेंथ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगी, और उसका फार्मूला होता है 2πr, और नीचे डिवाइड किससे करेंगे, रेडियस से। तो ये रेडियस से कैंसिल होकर आपके पास कितना एंगल बन जाएगा, 2π रेडियंस बन जाएंगे। तो ये होगा आपके पास एंगल पूरे एक सर्कल का। इसको आगे चल के हम देखते भी हैं। तो अगर हम एंगल इन रेडियन निकालें कंप्लीट सर्कल का, तो फिर वो कितना हो जाएगा, क्योंकि आर्क लेंथ 2πr के बराबर हो जाएगी और रेडियस से हमने डिवाइड करना है, तो एंगल इन रेडियन बन जाएगा 2π कंप्लीट सर्कल के लिए। और यही आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि जब भी सर्कल के सेंटर पे टोटल अगर हम देखेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसमें कितने हमारे पास एंगल बनेगा, 2π रेडियन एंगल बनेगा एक कंप्लीट सर्कल के लिए। इसी तरह आगे हमने देखना है स्टी रेडियन। अब स्टी रेडियन जो है ये सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो जो है सॉलिड एंगल जो है वो आपके पास 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अब स्टी रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्योंकि ये एक 3 डायमेंशन है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि एक तरबूज हो जो कि 3 डायमेंशन शेप के अंदर होता है। तो अब जब भी उसको लेने जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा पीस जो है उसका कट करके दिखाता है। आमतौर पे वो जो कट लगाते हैं वो एक बॉक्स की शेप का होता है, या रेक्टेंगल कह लें, या स्क्वायर की शेप में होता है। लेकिन अगर हम उसे फर्ज कर लें कि वो स्क्वायर की शेप में नहीं बल्कि सर्कल शेप के अंदर है, तो ये देखिए उसकी सरफेस का ऊपर वाला पोर्शन है और ये इसका सेंटर तक जा रहा है। अगर आप फर्ज कर लें कि ये 2 साइड्स हैं, इसकी रेडियस हैं, और ये जो सरफेस है इसका जो एरिया है वो इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल कहलाएगा स्टी रेडियन, 1 स्टी रेडियन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप इसके पोर्शन ऐसे निकालेंगे तो ये इसके रेडियस कहलाएंगे दोनों साइड, और ये जो इसका सरफेस एरिया है अगर ये इस स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो स्टी रेडियन बनेगा। तो इसको हम एक और डायग्राम से समझते हैं कि फर्ज के लिए वही आपका एरिया है, सरफेस एरिया जो ऊपर वाला था बाउंड्री के ऊपर, और ये आपका सेंटर से ये जो कोन टाइप शेप है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ से यहाँ तक देखें ये आपका रेडियस कहलाएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस है, और ये जो आपका ऊपर वाला सरफेस एरिया है अगर वो इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1 स्टी रेडियन होगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओहम के सिंबल कह लें, जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओहम, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इसके डिफाइन देखेंगे कि स्टी रेडियन जो है वो क्या होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। कहाँ पे बनता है, एट द सेंटर ऑफ सफेयर, ये सफेयर के सेंटर के ऊपर बनता है। कैसे बनता है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, कि उसकी सरफेस का हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, और वो एरिया कितना होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सफेयर के बराबर। बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सफेयर के बराबर। तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 स्टी रेडियन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस रेडियस का अगर यहाँ पे जो एरिया हम लेंगे वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस हो, तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1 स्टी रेडियन बनेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है सॉलिड एंगल का, और इसका जो फार्मूला होता है एंगल्स इन स्टी रेडियन निकालने का, वो ऊपर क्योंकि हमने एरिया की बात की थी तो हम इसका फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ पैच। जितना भी हम उसका पैच लेंगे, जितना भी हम उसका पोर्शन लेंगे, उसका हमने एरिया लेना है और उसको हम डिवाइड कर देंगे रेडियस के स्क्वायर से। और अगर हम पूरे के पूरे सफ़ेयर को ही काउंट करें तो पूरे सफ़ेयर का जो एरिया बनता है, एरिया ऑफ सफ़ेयर का फार्मूला होता है 4πr², और नीचे क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है आर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 4π स्टी रेडियन। अगर हम पूरा का पूरा सफ़ेयर लेते हैं तो पूरे के पूरे सफ़ेयर का जो एंगल बनेगा स्टी रेडियंस के अंदर वो 4π स्टी रेडियंस बनेगा। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये अगर हम हाफ सफ़ेयर लेंगे तो 2π स्टी रेडियन होगा, अगर हम 1 क्वार्टर लेंगे तो π स्टी रेडियन होगा, और अगर हम कोई भी एंगल नहीं लेंगे तो 0 स्टी रेडियन। तो देखें अगर पूरी सफ़ेयर है तो 4π, अगर एक पोर्शन को छोड़ देंगे 3 रह जाएंगे तो 3π स्टी रेडियन, अगर हाफ सफ़ेयर काउंट करेंगे तो 2π स्टी रेडियन, और अगर 1 क्वार्टर कंसिडर करेंगे तो π स्टी रेडियन, और अगर कुछ भी नहीं लेंगे तो 0। तो इसका मतलब ये कि जब भी हम सेंटर पे देखेंगे पूरी की पूरी सफ़ेयर के, तो कितने स्टी रेडियंस होंगे आपके पास, 4π स्टी रेडियंस जो है वहाँ पे आपका एंगल बनेगा पूरी सफ़ेयर का।
इसके बाद नेक्स्ट ये है डिराइव्ड यूनिट्स। ये जितने भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट्स को फिर हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तो ये आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये उनके यूनिट्स हैं और ये उनके आगे सिंबल्स हैं। जैसे कि फोर्स है, फोर्स को जब भी हम मेजर करते हैं न्यूटन्स के अंदर मेजर करते हैं और इसको अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये यूनिट कहाँ से आया, तो ये मैं आपको थोड़ा सा निकाल के भी दिखा देता हूँ कि फोर्स का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो फार्मूला था F = ma। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, अगर मैं इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करूं तो मैस को हम जब भी मेजर करते हैं किलोग्राम में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें अगर यही सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो फिर न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पर जो है वो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है इस जगह के ऊपर कि 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क जो होता है, वर्क का जो फार्मूला होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि W बराबर होता है Fs या Fd के, जो भी कहना चाहें, चलिए Fs कह दें। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर। तो वर्क को हम जब भी मेजर करते हैं तो जॉल के अंदर मेजर करते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि वर्क का यूनिट जो है वो जॉल होता है, इसका सिंबल जो है वो J होता है और ये किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद बेस यूनिट्स में लेके जाना चाहें तो न्यूटन का अभी हमने यूनिट निकाला था इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कि वो बराबर था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में यहाँ से मीटर आ जाएगा। तो टोटल इसके यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम, ये मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा S-2। तो यही जो है यूनिट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो आगे हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगा। तो पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है और इसका यूनिट जॉल पर सेकंड होता है और ये इसके आगे जो है आपके पास बेस यूनिट्स की फॉर्म में इसका यूनिट आ जाएगा। अब ये जॉल पर सेकंड कैसे है, तो पावर का आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर का फार्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क का यूनिट जो है वो जॉल था और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जॉल पर सेकंड। यही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसी तरह नीचे चलेंगे तो नीचे आपके पास प्रेशर है। तो प्रेशर का जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था वो फार्मूला था P = फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन, एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर। तो जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा Nm-2। यही हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है कि ये प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है और ये पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और लास्ट में है इलेक्ट्रिक चार्ज और इसको जब भी हम मेजर करते हैं कूलम्स के अंदर मेजर करते हैं और इसका जो यूनिट होता है, अगर मैं बेस यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो एम्पेयर सेकंड बनेगा। अब एम्पेयर सेकंड कैसे बनता है, क्योंकि आप लोगों ने करंट का फार्मूला पढ़ा होगा, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और I बराबर होता है Q/T के। ये करंट का फार्मूला था। हमने चार्ज को कैलकुलेट करना है तो T यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा I × T = Q। तो करंट का यूनिट एम्पेयर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये चार्ज का यूनिट जो है किसके अंदर में करते हैं, कूलम के अंदर में करते हैं। तो फिर जो कूलम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम्पेयर सेकंड के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि एक कूलम जो है किसके बराबर होता है, एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था आपका ये डिराइव्ड यूनिट्स और कंप्लीट यूनिट्स को हमने एक्सप्लेन किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो कि कन्वेंशंस में हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।